इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज प्रतिभा बालियान के साथ हम सब चलते हैं व्यापार जोखिम में। आप सीखेंगे व्यापार जोखिम के बारे में, बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क क्या होता है, किस तरीके का रिस्क हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे हम कहते हैं व्यापार जोखिम। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ लाभ में अनिश्चितता या हानि के बारे में होना होता है। जैसे कि हम बिजनेस शुरू करते हैं या हमारा रनिंग बिजनेस हो रहा होता है, अगर उसमें जोखिम की बात होती है, रिस्क की बात होती है, तो उस रनिंग बिजनेस में जो एंड ऑफ द डे हमें लाभ होना होता है वो अनिश्चित हो जाता है, वही जोखिम कहलाता है। और भविष्य में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जो व्यापार को फेल्योर की तरफ ले जा सकता है और हमें प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान की तरफ धकेल सकता है। तो किसी भी बिजनेस में विश्लेषण करना कि हमारे व्यापार में किन किन परिस्थितियों के कारण जोखिम पैदा हो सकता है, हम जानेंगे उस जोखिम के बारे में, उन कारणों के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और उन जोखिम की, अनिश्चितताओं की और उन कारणों पर विचार कर ना हो ऐसी कोशिश करेंगे ताकि हमारा व्यापार सुगमता से आगे बढ़ सके। व्यापार जोखिम के देखते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी कंपनी के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार जोखिम से निपटने में सक्षम होने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यापार जोखिम की हम गणना कैसे करें, क्योंकि निपटेंगे तो तभी ना हम अपने बिजनेस में उन जोखिम से। पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि किस तरीके के जोखिम हमारे व्यापार में आ सकते हैं। ऐसा करने से पहला कदम एक कंपनी के व्यापार जोखिम के विभिन्न प्रकार के कारणों को समझने से होगा। हम कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये कारण प्री प्लान्ड नहीं होते। जोखिम एकदम से आता है, अप्रत्याशित आता है। हाँ, बहुत सारी घटनाओं से अनुमान लगाते हुए, पुराने बिजनेस के जोखिमों को अध्ययन करते हुए हम उसको मद्देनज़र रख सकते हैं कि किस प्रकार के जोखिम होंगे, उसका प्रकार क्या होगा और उससे किस प्रकार के निपटा जाएगा। आइए जानते हैं, कुछ उदाहरणों पर हम नज़र डालते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स। दूसरा हमारा है कंपटीशन, प्रतियोगिता। और तीसरा हमारा है मांग में परिवर्तन। हम पहले कारक पे आते हैं, नेचुरल कारक। नेचुरल कारक होता है बाढ़, आंधी, सुनामी, तूफान, बिजली का गिरना। ऐसे आंधी, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, किसी इमारत का गिर जाना। ये सब नेचुरल फैक्टर्स में भूकंप कैलकुलेट होता है। ऐसे में आपका व्यवसाय जहाँ पर है, आपकी फैक्ट्री जहाँ पर है, वहाँ जान माल दोनों का नुकसान संभव है। तो उससे निपटने के लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है, क्या कार्यप्रणाली है, उस पर विचार करना होगा और इस रिस्क को भी जानना होगा कि इस तरीके की अप्रत्याशित घटनाओं से, नेचुरल घटनाओं से अगर आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ता है तो वो कहाँ कहाँ तक आपको डैमेज करता है। दूसरा होता है कंपटीशन।
आपने बहुत प्लानिंग के साथ शुरू किया किसी एक एरिया में बिजनेस, आपका कंपटीटर भी वहीं उसी एरिया में दुगनी तिगनी 5 गुनी ताकत के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आकर खड़ा हो गया, तो ऐसे में आपका रिस्क अधिक बढ़ जाता है। तीसरा होता है मांग में परिवर्तन। कई बार आपको लगता है कि इस चीज़ की डिमांड बहुत आ रही है और आने वाली है, लेकिन अचानक कई कारणों से वो मांग एकदम से लो हो जाती है या हायर साइड हो जाती है। हायर साइड में तो ये होता है कि ठीक है, ज़्यादा डिमांड है तो आप अपना हायर रेट दे सकते हैं चीज़ों का, लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन इन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल इन प्रोसेस है, आपके पास स्टॉक है और आपका पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री है, आपका जितना भी एम्प्लॉय है उसी काम में लगा हुआ है, जिसको आप पेमेंट भी कर चुके हैं, अचानक से उस प्रोडक्शन की उस डिमांड कम हो जाती है या बंद हो जाती है, ये आपके लिए बहुत बड़े जोखिम का एक कारण होता है। कारण के कई प्रकार होते हैं। हम पहले पे नज़र डालेंगे, सरकारी नीतियों में बदलाव। आज ही किसी ने बोला कि आधार कार्ड मैंडेट है हर उस काम के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन अगले दिन बोल आपने बहुत सारी तैयारियां कर ली, ऑफिस सेटअप, कंप्यूटर एंड ऑल, क्योंकि अब आपको पता है कि हर किसी के लिए कल ये खाने की तरह है। आपने पेपर्स, प्रिंटिंग, कलर्स, मशीन्स, एम्प्लॉय, सब इक्विप्ड साधन आपके पास, नेट, सब कुछ आपने तैयार किया, लेकिन अगले दिन हो गया कि वो बहुत लीनियंट है, तो नेचुरली डिमांड का रेशियो थोड़ा कम होगा। ऐसे ही कोई चीज़ का एक इंजेक्शन बहुत मैंडेटरी हो गया या वैक्सीनेशन बहुत मैंडेटरी हो गया, आपने बहुत सारी तैयारी कर ली, लेकिन अगले दिन सरकारी नीति का बदलाव आ गया कि ये चीज़ आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक ना होने से जनता में उस चीज़ की डिमांड या ज़रूरत कम हो जाएगी, इस तरीके से के जोखिम को आपके व्यापार को झेलना पड़ता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप अपना मार्केट में कोई भी लॉन्च करने जा रहे थे जिसकी आपके पास पूरी प्लानिंग थी, मार्केट स्ट्रेटजी थी, आपसे भी ज़्यादा कोई एक्सपर्ट बंदा, अधिक पूंजी लगाने वाला, अधिक अनुभवी बंदा मार्केट में उतर आता है और कंपटीशन में आपसे चीपर और आपसे बेटर चीज़ दे देता है, तो ऐसे में भी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने अपने पुराने रेट्स पर, अपने पुराने स्किल के साथ सारी चीज़ों को सेट करने के बाद उस रेट पर ही प्रॉफिट लेकर चीज़ों को बनाया है, लेकिन अगेन दूसरा कोई नई स्ट्रेटजी लेके आ सकता है कंपटीटर और वो कम रेट में अच्छी सी चीज़ें दे सकता है, तो आपको एक कंपटीटर मिल जाता है। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। प्राकृतिक कारक, जैसे कि नेचुरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, विसंगतियाँ होती हैं, बाढ़ है, सुनामी है और आंधी तूफान, बिजली का गिरना, भूकंप आ जाना, उस सब से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नदियों का रास्ता बदल देना, जिससे आपकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा खतरा और नुकसान हो सकता है। कुप्रबंधन, कई बार मिसमैनेजमेंट के चलते भी आपको रिस्क बढ़ जाता है। आप एम्प्लॉय हायर करते हैं, मैनेजमेंट बहुत बेहतर चलता है, लेकिन इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स के कारण या उसका स्किल सेट होने के कारण, ना सेट होने के कारण मिसमैनेजमेंट ऐसा होता है कि अगर बेहतर मैनेजमेंट नहीं होता तो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में जाती है और एंड रिजल्ट आपका बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में कंप्लीट एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉय, बेस्ट मैनेजमेंट का एम्प्लॉय, क्राइसिस मैनेजमेंट का संभालने वाला बंदा आपके बिजनेस को विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर मैनेज करके कुछ रिजल्ट ले आ सकता है। लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंधन है, तो बेहतर चीज़ें भी आपकी खराब चीज़ों की तरफ बढ़ जाएंगी। मांग में परिवर्तन, चेंजेस इन डिमांड, कई बार होता है किसी चीज़ की मार्केट में बहुत डिमांड है, अचानक से वो डिमांड कम हो जाती है या बंद हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। मानव कारण, ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं कि हमारा रिस्क किस तरीके से बढ़ता है, जैसे इंटरनली किसी की अपनी नियति को लेके, इंटेंशन को लेके, इंटीग्रिटी को लेके कहीं लीगल कारणों में फंस जाना, गलत प्रैक्टिसेस में आना, और वो प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस जोखिम में चला जाता है। कई बार ऐसी नीतियां होती हैं जिसके कारण, उनकी गलत प्रैक्टिसेस के कारण, गलत कामों के कारण हमें इंडस्ट्री को बंद करना पड़ जाता है। तो ये सारे कारक हैं कि जो हमारा रिस्क के फैक्टर बनते हैं।
अब व्यापार जोखिम के हम देखेंगे कि प्रकार क्या क्या हैं। इसमें कई प्रकार के जोखिम आप देख सकते हैं। पहली है भौतिक व्यापार जोखिम, जो फिजिकल बिजनेस रिस्क होता है। आपकी जो एसेट्स हैं वो डैमेज होती हैं किसी भी तरीके से, उससे आपका जोखिम बढ़ता है। एक होती है रणनीतिक व्यापार जोखिम, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी आपकी फेल हो जाती है ड्यू टू XYZ रीजन, तो वो भी आपका एक जोखिम का प्रकार होता है। फिर होता है कि वित्तीय जोखिम, हम देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल जोखिम आ जाता है। आपने जितना भी लोन लेने के लिए अप्लाई किया था या किसी कारण से जो आपके पास बहुत सारे एडवांसेस आए थे जिनको आपसे माल चाहिए था, उन कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसी थी कि इन बिटवीन ही वो आपसे वापस लेने लगते हैं। आपके बहुत सारे लोन क्लियर नहीं होते हैं, आपके पास खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से आप वित्तीय जोखिम का भी शिकार हो जाते हैं। परिचालनात्मक जोखिम, कुछ ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। सम ऑपरेशनल रिस्क में जैसे इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, बॉयलर का अचानक फट जाना, पाइप फट जाना, जिससे जान माल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में उस टाइम आपके पैसे पे भी प्रेशर आता है और वो एक टाइम टेकिंग भी होता है। इंडस्ट्री कुछ टाइम के लिए बंद होती है, नई चीज़ें आती हैं, जिससे वित्तीय जोखिम भी होता है, मैनेजमेंट में भी टाइम लगता है, फिर से चीज़ें रिस्टार्ट होती है। तो कुछ तरीके की इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जो बीच में मशीनें आदि ऑपरेशनल चीज़ें खराब होने से आपका जोखिम बढ़ता है। मानव जोखिम, जिस तरीके से अभी बात की, एंटी मनी लॉन्ड्री है, लीगल कंप्लाइंसेस हैं, इंटेंशन है आपका काम करने का, उस तरीके से कई बार जोखिम बढ़ जाते हैं। खराब प्रैक्टिसेस में कुछ लोग होते हैं, मशीनरी चलाते हैं लेकिन उनको कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, लाइक जिनका पता लगाना मुश्किल शुरू में होता है, शराब पीने की आदत होना, ड्रग्स लेना, उसको लेते हुए मशीनें ऑपरेट कर देना, ऐसे काम कर देना, जिसकी वजह से बहुत कुछ रिस्क पे चला जाता है बिजनेस। प्रौद्योगिकी जोखिम, टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी हमेशा जब बहुत सकारात्मक रिजल्ट देती है तो किसी भी बिजनेस को बेहतर ऊपर की तरफ लेकर जाती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो सिस्टम चौपट हो जाता है। जो सिस्टम चौपट हो जाता है तो वो हमारा एक तरीके से टेक्निकल जोखिम के अंदर आता है। अनुपालन, कानूनी जोखिम, कई बार बहुत सावधानी बरतने के बाद भी या तो हम चूक जाते हैं किसी भी कानून को अनुपालन करने के लिए, या कुछ ऐसे नए तौर तरीके आ जाते हैं कि पुरानी चीज़ें उस पर फिट ही नहीं होती, और जब तक वो लीगल कंप्लायंस बन के आते हैं और हम उसमें हमारे बिजनेस को सेटल करने की कोशिश होती है, तो हमारा जो बीच का टाइम होता है मैन्युफैक्चरिंग का या वो मार्केट में निकालने का, वो सफ़र कर जाता है। इस तरीके से हमारे व्यापार में जोखिम बढ़ जाता है। रणनीतिक व्यापारिक जोखिम को हम डिटेल में जानेंगे। रणनीतिक जोखिम का सबसे अधिक निहितार्थ यह है कि यह आपके इच्छित लक्ष्यों तक पहुंचता है। यदि कंपनी की रणनीति कम प्रभावी है तो कंपनी अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा नहीं कर सकती। स्ट्रेटजी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप उतना ही बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई तक, कुछ लोग तो एफ तक भी प्लानिंग करते हैं। अगर ये फेल हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ये फेल हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ये फेल हुआ तो हम ऐसा करेंगे। ऐसा आप जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से और आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को अगर रन करते हैं तो आपका जोखिम कम होता है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी फेल होने पे आप दूसरी स्ट्रेटजी को लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है, रणनीति अच्छी नहीं है बिजनेस चलाने की, तो आपके पास जोखिम है। हम यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कोडेक का, जिसका फिल्म फोटोग्राफी बाजार में इतना प्रभावी स्थान था कि जब इनके स्वयं के इंजीनियरों में से एक ने 1975 में एक डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, तो कोडेक ने इस नवाचार को इसके मुख्य व्यवसाय मॉडल के लिए खतरे के रूप में देखा और वो इसे विकसित करने में विफल रहे। तो ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस में और उसके रिस्क को कैलकुलेट करने में। अब हम बात करते हैं भौतिक व्यापार की। ये सभी कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों की क्षति होती है, उन्हें एक भौतिक जोखिम के रूप में माना जाता है। हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं अगर वो डैमेज होते हैं तो उन्हें हम फिजिकल बिजनेस के जोखिम के रूप में लेते हैं। जैसे कि
हम किसी भी इंडस्ट्री में हैं, मशीनरी पुरानी हो सकती है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, यांत्रिक दोष होने के कारण बॉयलर फट जाते हैं, पाइप फट जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मशीनरी ब्रेक डाउन आ जाता है, मशीनें ब्रेक हो जाती हैं, उनको फिर से रिपेयर करना, नया लगाना, पूरा अरेंजमेंट करना, प्लस उस जोखिम की भरपाई करना जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो ये रिस्क हमारा फिजिकल बिजनेस में आता है। वित्तीय जोखिम, हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। सभी प्रकार के व्यावसायिक जोखिम किसी न किसी प्रकार के वित्तीय जोखिम के साथ आते हैं। एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हमारे किसी भी जोखिम का इम्पैक्ट तो हमारे फंड्स पर ही पड़ता है। तो हमें हर तरीके से कुछ भी डैमेज हो, कोई भी रिस्क आए, तो फाइनली फाइनेंशियल रिस्क में जाकर वो ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार का जोखिम अपनी कंपनी के भीतर और बाहर धन के प्रवाह और वित्तीय नुकसान की संभावना को दर्शाता है। और वित्तीय जोखिम सबसे बड़ा जोखिम है किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। उदाहरण, अपने व्यापार ऋण का या गैर भुगतान ग्राहक पर ब्याज की वृद्धि हो जाना। कई बार ऐसे होता है कि आप अपना बिजनेस लोन चुका नहीं पा रहे हैं और अचानक से उसके ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा हायर रेट हो जाता है, या आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनकम नहीं आई, जिसकी वजह से आपका वित्तीय जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं परिचालनात्मक जोखिम यानी कि ऑपरेशनल रिस्क की। ये जोखिम निगम के भीतर से उत्पन्न होता है जब कंपनी अपना दैनिक काम प्रचालन यानी कि ऑपरेशन में विफल हो जाती है। उसके डे टू डे वर्क में अगर डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है तो यह तब आपका ऑपरेशनल रिस्क वहाँ से शुरू होता है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेके देखेंगे। HSBC को परिचालन जोखिम और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा जब इसकी आंतरिक एंटी मनी लॉन्ड्री ऑपरेशन टीम मैक्सिको से मनी लॉन्ड्रिंग को पर्याप्त रूप से रोकने में असमर्थ थी। तो डे टू डे का जो ट्रांजैक्शन था वो भी रोकना पड़ा। ऐसे ऑपरेशनल टाइम में, ये एक बैंक की बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल्स की बात है, लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें अलग अलग परिचालनात्मक जोखिम होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। अब हम बात करेंगे मानव जोखिम की। आपके कर्मचारी स्वयं कई तरीकों से आपके व्यवसाय के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। कार्यस्थल में उनका व्यवहार कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना, और बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो उस कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं उनकी क्षमताओं पर प्रभाव डालते हैं या हैरेसमेंट कर देना, जिससे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और उसके साथ साथ उनकी कार्य क्षमता भी घटती है। दूसरे, अगर वो ड्रग्स या शराब लेते हैं, व्यवसाय में धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे से भी आपके बिजनेस में रिस्क, मानव जोखिम बढ़ जाता है। प्रौद्योगिकी जोखिम, टेक्नोलॉजी जोखिम। प्रौद्योगिकी किसी व्यवसाय में सामने आने वाले कुछ सबसे आम जोखिमों के कारण हो सकती है। ये जोखिम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विफलता, मेलवेयर और साइबर हमलों के माध्यम से बिजली आउटेज के रूप में बुनियादी रूप से कुछ भी हो सकती है। हार्डवेयर है, फेल हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, फेल हो सकती है, सॉफ्टवेयर है, बैठ सकता है, एक्सपेंशन ज़्यादा ना हो, फंक्शन काम नहीं करता है, तो एट दैट टाइम आपकी चीज़ें रुक जाती हैं डे टू डे की। बहुत सारे साइबर अटैक भी होते हैं, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट नहीं होता है, इस तरीके से भी आपका जोखिम टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ता है। तो ये सारे ऐसे कुछ मोटे मोटे रिस्क हैं कि जो आपको टेक्नोलॉजी की वजह से झेलने पड़ते हैं। बट टेक्नोलॉजी वाले रिस्क को कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, फिर भी ये बहुत सडन होते हैं, जैसे कि नेचुरल इम्पैक्ट। इनको रोकने के लिए आगे उपाय बताएंगे कि किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं, सेकंड क्या चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का रिस्क, अगर आप बहुत स्मार्टली रेडी नहीं है और अप टू डेट नहीं है, आपको काफ़ी हद तक हैम्पर करता है। बट इसे रोक पाना पूरी तरह संभव ही नहीं है। अनुपालन और कानूनी जोखिम। आप बहुत सारी चीज़ों को अनुपालन करते हैं, लेकिन अगर आप कानून से रिलेटेड चीज़ों को, जो आपके कंपनी
कंप्लायंस में हैं, जो व्यवसाय में लागू होनी चाहिए, उनको अगर आप मानते नहीं हैं, लागू नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी आपके बिजनेस का जोखिम बढ़ जाता है। या कुछ नए कानून जो अचानक से आते हैं और लागू होते हैं, जब तक आप और आपका बिजनेस उन सब व्यवस्थाओं के लिए तैयार नहीं होता, तो इन बिटवीन जो टाइम होता है, जब तक आप उस प्रोसेस में जाते हैं और सीखते हैं, तो भी आपके लिए एक जोखिम का कारण बनता है। व्यापार जोखिम के अन्य स्रोतों के बारे में हम जानते हैं। ये है हमारा पहला, हम बात करेंगे पर्यावरणीय जोखिम, एनवायरमेंटल रिस्क। ये एनवायरमेंटल रिस्क सच एज नेचुरल डिजास्टर, जो आप सब जानते हैं, कभी भी हो सकता है और जिसका जोखिम, जिसका परिणाम सभी को भुगतना होता है। उससे बचने के भी कुछ तरीके हैं जो आगे बताए जाएंगे, लेकिन दिमाग में रखना चाहिए कि अगर इस तरीके का जोखिम आता है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करके रखें और उसकी कहाँ से कैसे भरपाई हो सकती है। कर्मचारी जोखिम प्रबंधन, कर्मचारी जोखिम प्रबंधन में जैसे पर्याप्त स्टाफ संख्या का ना होना और कर्मचारी सुरक्षा और नवीन कौशल बनाए रखना। कई बार हमारे बहुत सारे पुराने कर्मचारी होते हैं जिनको हम नए स्किल और अपडेट्स नहीं करते हैं, नई स्किल्स नहीं सिखाते हैं। डिजिटाइजेशन का टाइम आया हुआ है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई बार हमारे एम्प्लॉय पुराने तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। लेकिन ये बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक व्यापारी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हमारे पास जो वर्कर काम कर रहा है वो स्किल्ड हो और पर्याप्त संख्या में हो। कई बार उनके कुछ लोगों के ना रहने पर भी मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट ना पड़े, मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हों। व्यापार जोखिम के अन्य स्रोतों के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक और आर्थिक, किसी भी विदेशी बाजार में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, जिसे आप निर्यात करते हैं। हाँ, अगर हम वैश्विक मंदी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे बाजार पे इम्पैक्ट डालता है, जिससे हमारा निर्यात और आयात दोनों ही सफ़र करते हैं। राजनीतिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे किसी भी व्यापार में कई बार उठान आता है और कई बार गिरान आता है। आप बात करते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम की। स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम में स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन देखना होता है कि हमारे साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का, उनके प्रोटेक्शन का, उनकी लाइफ के प्रोटेक्शन का, प्लस उनके हेल्थ का किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी बीमा पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, उनके डेथ क्लेम्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और सेफ्टी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। वाणिज्यिक जोखिम, ये कॉमर्शियल रिस्क होते हैं। प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों की विफलता सहित वाणिज्यिक जोखिम हमारे कॉमर्शियल रिस्क के अंतर्गत आते हैं। ये कॉमर्शियल रिस्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे की टेक अवे पर। हमने अभी तक क्या क्या जाना उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यावसायिक जोखिम किसी भी कंपनी या संगठन का कारक है जो अपने लाभ को कम करेगा या असफल होने के लिए मुख्य कारण होगा। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क है वो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी संगठन के लिए एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि जो हमारे प्रॉफिट को कहीं न कहीं नेगेटिव की तरफ लेकर जाएगा और बिजनेस की विफलता का कारण बनेगा। तो इसलिए रिस्क को जानना, रिस्क को कैलकुलेट करना, बिजनेस में किस किस तरीके का कौन कौन सा रिस्क होता है, बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सभी प्रकार के संगठनों के लिए समझने के लिए व्यापारिक जोखिम और उनके समाधान महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं है कि हमने अपने व्यापारिक जोखिमों को जान लिया, उन जोखिमों से हम बाहर कैसे हो सकते हैं, हम प्री प्लान करके पुराने अनुभवों के साथ किस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं कि अगर इस तरीके की अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो तो वो हम उसको कैसे रिकवर करके बाहर आएं और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर जाएं। हालांकि व्यवसाय पूरी तरह से जोखिम से बचने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही रिस्क होता है। वे एक रणनीति जोखिम योजना के विकास सहित प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होगी, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, यानी कि किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट को मैनेज करने में कुशलतापूर्वक सक्षम होंगे, तो ये निश्चित है कि आपके बिजनेस में लाभ के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपके फेलियर के चांसेस कम होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सब तरीके के जोखिमों को जानना जरूरी है और जोखिमों को जानने के साथ साथ उनसे किस तरीके से आप उभर के आते हैं,
किस तरीके से समाधान ढूंढते हैं वो बहुत आवश्यक है। अपनी रणनीति स्ट्रेटजी तैयार करने और व्यवसाय नियोजन प्रक्रियाओं के साथ व्यवसायिक जोखिम का प्रबंधन को एकीकृत इंटीग्रेट करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है आप खुद को प्रैक्टिस में लेके आए कि किस तरीके से आप अपने उन जोखिम से निकलकर बाहर आकर बेहतर अभ्यास की तरफ जा सकते हैं, जहां आपका जोखिम कम हो, और अगर जोखिम अप्रत्याशित है तो उससे आप कितना जल्दी रिकवर होके कितने बेहतर मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं परिचालनात्मक जोखिम की, ऑपरेशनल जोखिम की। ऑपरेशनल जोखिम कुछ उस तरीके से होते हैं जब हम हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है, हमारी इंडस्ट्री रन कर रही होती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब चल रही होती है, कोई भी प्रोसेस रन कर रहा होता है, उसमें डे टू डे की दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। वो हिंड्रेंसेस इनसाइड भी हो सकती है, वो हिंड्रेंसेस आउटसाइड भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा एक ऑपरेशनल है कि अभी हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, बाहर से कोई ऐसा नियम और ऐसा कानून आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आ गया जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन एकदम रुक गया। दूसरे इस तरीके से हो सकता है कि कोई सिस्टम, हमारी जो ऑपरेशनल टीम काम कर रही थी उसकी स्किल बहुत अच्छे होते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि जिसकी वजह से उसको ऑपरेशन अपना रोकना पड़ा या वो समर्थ ही नहीं हो पाई अपने उस ऑपरेशन को रन करने में। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, जैसे शुगर केन है और आपका पेट्रोल मेकिंग है या फिर आपका सैनिटाइज़र मेकिंग है या फिर आपकी पावर प्लांट्स हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि आप जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैं शुगर्स की बात कर रही हूँ, तो बहुत बेहतर तरीके से रॉ मटेरियल को जब आप लाते हैं और एक बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन इनसाइड जब वेदर का इम्पैक्ट होता है या मशीनरी का इम्पैक्ट होता है, कितना भी फंक्शन प्रॉपर होने के बाद भी सेम स्किल के लोग सेम तरीके से सेम पैटर्न पे काम करते हुए बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते, वो चीज़ तैयार नहीं कर पाती, जिससे कि अवरोध होता है। क्योंकि एक बेस के ऊपर दूसरा बेस और दूसरे बेस के ऊपर तीसरा बेस और तीसरे के बेस के ऊपर चौथा बेस डिपेंड होता है। इस तरीके से हमारा पूरा ऑपरेशनल यूनिट फेल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे मैनेज करना टफ होता है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक्सपर्ट्स की। जब हमारे नॉर्मल स्किल्ड लोग रेगुलर बेस पर रेगुलर रेसिपीज़ के साथ, रेगुलर जो कंटेंट है उसके साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या प्रिंसिपल्स के साथ किसी भी काम को रन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में एडवर्स कंडीशन में, क्राइसिस मैनेजमेंट में किस तरीके से लोग काम करें, तो वहाँ पे हमें एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की आवश्यकता होती है। और एक्सपर्ट्स एडवाइस की गाइडेंस में जब काम किया जाता है तो परिचालनात्मक जोखिम का रिस्क थोड़ा कम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसको कंट्रोल करना। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है, और आपके जो एम्प्लॉय सिस्टम है, आपको देखना होता है कि हर एक 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसा हो जो क्राइसिस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से सीख सकता हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, ताकि कभी भी इस तरीके की परिस्थिति आने पर वो उस चीज़ से बाहर आ सके और आपके बिजनेस को विफलता से लाभ की तरफ लेके जा सके और आपके उस व्यापार को जोखिम से बचा सके। अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जो हम आपको बताएंगे। HSBC को ऑपरेशनल जोखिम का सामना करना पड़ा था और भारी जुर्माना भी देना पड़ा जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन टीम मैक्सिको से मनी लॉन्ड्रिंग को पर्याप्त रूप से रोकने में असमर्थ हो गई थी। ऐसे में उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर, उनके सारे के सारे जो भी ऑपरेशनल टीम थी, पूरा सॉफ्टवेयर, उनके सॉफ्टवेयर को रन करने वाले लोग, इतने बड़े टीम और एक बेहतर काम करने वाली टीम जिसका एक नाम था, जिसका एक अपना स्टाइल था, जिसके पास एक्सपीरियंस था, वो रोकने में नाकामयाब हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत भारी जुर्माना देना पड़ा, जिससे बिजनेस में वित्तीय जोखिम ज़बरदस्त आया और रेपुटेशन का जोखिम भी आया। तो ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। ऑपरेशनल रिस्क सुनने में और देखने में सिंपल लगता है कि जो डे टू डे की चीज़ें हो रही हैं थोड़ी सी वही देखनी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो हम देखेंगे कि ऑपरेशनल रिस्क किस तरीके से हमारे ऊपर
बिजनेस के ऊपर प्रभावशाली हो रहा है, जिससे कि वो बिजनेस को, हमारे व्यवसाय के प्रॉफिट को कहां कहां रोक रहा है। अब चलते हैं इस सत्र में आप सभी व्यवसाय में विभिन्न प्रकार का बीमा। इंश्योरेंस इज बिजनेस, बीमा बिजनेस में बीमा। अच्छा, हेल्थ के लिए बीमा सुना, जीवन के लिए बीमा सुना, गाड़ियों का बीमा सुना, बिजनेस का बीमा। बीमा मतलब प्रोटेक्शन। हाँ, आपके बिजनेस को जोखिम से प्रोटेक्शन, आपके बिजनेस को हानि से प्रोटेक्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है हमारा व्यापार बीमा, बिजनेस इंश्योरेंस। व्यापार बीमा एक तरीके का वो कवरेज होता है, वो प्रोटेक्शन होता है जिससे हमारा व्यापार पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकता है। व्यापार चलाना अपने आप में एक चुनौती है और इसमें अक्सर अपने श्रम के वित्त को जोखिम में डालना होता है। ये जोखिम को मैनेज करने के लिए, अनिश्चितता को कम करने के लिए और अपनी एक रेगुलर इनकम, आजीविका जिसको कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बीमा काम आता है। क्योंकि किसी भी कारणों से, अनिश्चित कारणों से, अप्रत्याशित कारणों से अगर कोई हानि होती है हमारे बिजनेस में और नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए बीमा काम आता है। बीमा, व्यवसाय बीमा एक सुरक्षा बेल्ट की तरह होता है जो विभिन्न जोखिमों से व्यवसाय को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। व्यापार बीमा एक सेफ्टी बेल्ट की तरह उसके चारों तरफ कवरेज कर देता है कि अगर विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं के बाद, ढेर सारे जोखिमों के बाद अगर बिजनेस में कुछ भी हानि होती है, उस हानि की पूर्ति करने के लिए बीमा एक सुरक्षा कवच का काम करता है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का काम करता है। आइए देखते हैं व्यापार बीमा से अपने व्यापार संपत्ति की रक्षा में किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को कवर कराया है, इंश्योरेंस कवर परचेज किया है, बीमा से सुरक्षित किया है, तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स लगे हुए हैं उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला देखते हैं, नंबर 1, व्यवसायिक संपत्ति की क्षति के कारण नुकसान। अगर कोई बिजनेस प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, बिजनेस प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज हो सकता है? नेचुरल कारणों से भी हो सकता है, किसी वार से हो सकता है, बाढ़ से हो सकता है, भूकंप से हो सकता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो वो कवरेज है। आग लगने से हो सकता है। व्यावसायिक आय कम हुई, कई बार कुप्रबंधन के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण, वैश्विक रणनीतियां बदलने के कारण आपके व्यवसाय में इनकम कम हुई, लेकिन आपने इनकम प्रोटेक्शन बीमा किया हुआ है कि फाइनली आपके बिजनेस में इतना प्रोटेक्शन तो आना ही आना है, तो ऐसे में आपकी लॉस्ट बिजनेस इनकम को कवर करता है, क्योंकि जितने का आपने बीमा कराया होगा उतना फाइनल इनकम आपको वो देगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन होती है, इससे आपका बिजनेस बेहतर चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो वो आपसे डिमांड करता है, और जब वो सारे प्रोटोकॉल्स और उस सारे प्रोसीजर्स को आप फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस में जोखिम कम हो जाता है, खुद ही बिजनेस में आय कम होने के चांसेस कम होते हैं। कर्मचारी बीमा और चोट, एम्प्लॉय इलनेस एंड इंजरी, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंश्योरेंस में। आपके अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे भट्टा है, जैसे माइंस हैं, जैसे और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर आप ऊपर चढ़ते हैं, ड्रिल्स पर नीचे जाते हैं, मशीनरीज पे काम करते हैं, तो ऐसे में चोट लगने का खतरा होता है, उसको वो उस डैमेजेस को पूरी तरह कवर करता है। इलनेस, अगर कोई बीमारी होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज तो इसी तरीके की होती हैं जहाँ पे इलनेस की चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो वो मेडिकल क्लेम होता है। इस तरीके से वो कर्मचारी बीमा और चोट को कवर करने के लिए अगर बीमा होता है तो आपके यहाँ स्किल्ड कर्मचारी काम करना आना भी पसंद करते हैं और उनकी रिकवरी भी अच्छी होती है। इस तरीके से आपके बिजनेस को कवरेज मिल जाता है। आइए बात करते हैं कि व्यापार बीमा क्यों व्यापार
बीमा क्यों जरूरी है, क्यों हम करें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट? तो व्यावसायिक बीमा कंपनियों को व्यवसाय संचालन के सामान्य कार्यक्रम के दौरान होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा की एक परत प्रदान करके जोखिम का प्रबंध करने में मदद मिलती है। आप व्यवहारिक भाषा में ऐसे समझिए कि आप जो व्यावसायिक बीमा कंपनियों का बीमा होता है, तो जो आप बिजनेस चलता है आपका, उसकी जो भी रेगुलर प्रोसेसिंग होती है, उससे जो कभी कोई नुकसान हो जाता है, उसमें जो फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, वो बीमा कराने से आपको जो जोखिम हुआ उसे रिकवर करने में मदद मिलती है। जो नुकसान है उसको रिकवर करने में मदद मिलती है। अगर आप बीमा कराएंगे और आप काम करते जा रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, आपकी इनकम कम हुई, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई ड्यू टू XYZ रीजंस के कारण, उसको रिकवर करके आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाने का या आपका हानि को बराबर करने का, हानि कम होने के लिए आपका बीमा, व्यापार बीमा जरूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरी कि जब कोई व्यवसाय बीमा वाहक से बीमा कवरेज खरीदता है तो बीमा कंपनी को पॉलिसी की सीमा तक कवर आवृत नुकसान की लागत के लिए व्यवसाय को भी भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये एक और अच्छी चीज़ है। जब आप किसी भी बीमा कंपनी से एक बीमा परचेज करते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो देखता है कि आपको कहाँ तक कवरेज चाहिए, किस किस चीज़ का चाहिए, एसेट्स का चाहिए, फिजिकल एसेट्स का चाहिए, इनकम का चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, इलनेस चाहिए, कर्मचारी का प्रोटेक्शन चाहिए, उनकी इंजरी का चाहिए, जो आपके पास डैमेज हो जाए नेचुरल क्लाइमेट से उनका चाहिए, ऑपरेशनल जोखिम्स जो हैं उनका चाहिए। तो उसके लिए वो अलग अलग अपनी एक रकम रखता है और आपको बाध्य करता है कि आप उसके एवज में उतना पैसा उसको दो। और एक अच्छी बात यह है कि वो 1 बाय 1 आपसे सारी अपडेट्स लेता है और आपको कोशिश करता है कि उस सारे प्रोसेस को आप फॉलो करो, जिसकी वजह से खुद ही इतने सारे प्रोसेस होते हैं बीमा कराने के लिए कि आप सारे जोखिमों को कैलकुलेट करते हुए अपने बिजनेस में जोखिम कम होने के चांसेस देते हो। ये बीमा तो कवर करता ही करता है, लेकिन जो उसका एक प्रोसेस है उसकी वजह से भी आपके यहाँ जोखिम कम होता है। व्यापार बीमा के लाभ देखते हैं। व्यापार बीमा के क्या क्या लाभ हैं? हम देखेंगे कि कंपनी बीमा योजना व्यवसाय के सामान्य कार्य प्रणाली में आग या प्राकृतिक आपदा जैसे आपदाओं को कवर करने के कारण होने वाले नुकसान से व्यापार की रक्षा करती है। बहुत सारे जैसे आपके क्लाइमेट्स हैं, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, आपके बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन सब प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने के लिए आग लग जाए, आपका सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, मकान गिर जाए, किसी भी ऐसे बगल की बिल्डिंग डैमेज होने से, पुल गिर जाने से, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाए, तो वो आपका बीमा इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। आपके बिजनेस में जो नुकसान हुआ आपके फिजिकल एसेट में, उसको वो कवर करती है। नंबर 2, यह अपने व्यवसाय का बीमा कराकर कंपनी को विश्वसनीयता प्रदान करता है। जब आप अपने बिजनेस का बीमा कराते हैं तो आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस अधिक ज़्यादा विश्वसनीय होती है, उसका क्रेडिट बढ़ जाता है, साख बढ़ जाता है। ऐसे में लोग आपके यहाँ जो एडवांस देना चाहते हैं वो आराम से दे सकते हैं। आपके यहाँ से माल उठाने के लिए जो एडवांस देते हैं वो आराम से आपके पास आ सकते हैं। और आपका चूँकि सिक्योर है तो आपके पास एम्प्लॉई आराम से आता है, कर्मचारी आपके पास काम करना चाहता है, तो आपकी एक विश्वसनीयता बढ़ जाती है, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक साख बढ़ जाती है। ये बेनिफिट होता है व्यापार बीमा को व्यवसाय में लेने का। और हम बात करते हैं सामूहिक बीमा ने कर्मचारियों की सुरक्षा को आश्वस्त करने और नियोक्ताओं को कंपनी के भीतर प्रतिभा को बनाए रखने में मदद करने की पेशकश की है। जैसे अगर आपकी कंपनी का बीमा होता है, आपके बिजनेस का बीमा होता है, तो आपके पास
ढेर सारे कंपनी में वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं और बाकी के एम्प्लॉय होते हैं। उन सब की मेडिक्लेम पॉलिसी, उन सब की इंजरी पॉलिसी, उन सब की एक सामूहिक पॉलिसी जो होती है जिसका कवरेज किया जाता है, उसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी कुशलता को भी, कौशल्य को भी आप बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग्स देके, क्योंकि ऐसी कंपनी में जहाँ पे इंश्योरेंस भी हो, अधिक लोग रहना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर चांस हो सकता है। अब हम बात करेंगे, इन दिनों ग्राहक उन कंपनियों पर भी विचार करते हैं जो व्यवसाय बीमा के साथ अच्छी तरह से बीमाकृत है। आपको कोई भी बिजनेस देना, आपका कोई भी क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, आपको बिजनेस देना, आपसे डिमांड करना किसी भी चीज़ की, आपसे मैन्युफैक्चरिंग कराना तभी पसंद ज़्यादा करता है कि अगर आपकी कंपनी बीमा से, इंश्योरेंस से कवर्ड है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर किसी भी व्यवसाय की भौतिक संपत्ति जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि फर्नीचर आदि के चोरी होने से अच्छी तरीके से संरक्षित किया जाता है यदि ये व्यवसाय बीमा पॉलिसी द्वारा कवर है। इवन दो आपका ट्रांसपोर्ट कवरेज भी होता है और आपके एसेट्स जो इंडस्ट्रीज़ में बाहर की तरफ रहते हैं, आउटर एरियाज़ में रहते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप ताले के बंद रखते हैं, वो तो कवरेज है ही है, चोरी होना या जल जाना। लेकिन उसके अलावा भी अगर आउटर स्पेस को भी आपने कवर कराया हुआ है तो आपके बिजनेस को आउटर भी कवरेज मिलता है, जिससे आप अपने आप को अधिक सिक्योर फील करते हैं और अपने बिजनेस को अधिक अच्छी तरीके से सुगमता से बढ़ाकर लाभ ले सकते हैं। तो ये एक और फायदा है आपके व्यापार बीमा के लाभ का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामान्य दायित्व बीमा, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है। किसी भी व्यवसाय को सामान्य दायित्व बीमा के बिना एक भी दिन चलाना मुश्किल होता है। इस प्रकार की नीति व्यवसाय को दावे या मुकदमे के मामले में कवर करती है, जैसे चोटें, जैसे दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होती है। ये एक जनरल लायबिलिटी कवरेज इंश्योरेंस कहलाता है, जिसमें आपके कर्मचारी, एम्प्लॉय की लापरवाही से जो भी चोट है, जो भी दुर्घटनाएं हैं, वो सारे के सारे दावे या मुकदमे के मामले में कवर करती है और ये एक अच्छा आपको बेनिफिट इशू मिलता है। वाणिज्यिक संपत्ति बीमा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यह आपके व्यवसाय की भौतिक संपत्ति को सुरक्षित रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मान लें जैसे कि आपका कंप्यूटर है और इन्वेंट्री है, उन सब में आग लग जाती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते, तो जो आपका जितना भी कॉमर्शियल संपत्ति है बीमा से जुड़ी होने के कारण उसकी लागतों को रिकवर करने में आपको लाभ मिलता है। ये बेनिफिट है। अगर किसी वजह से आपका फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज होता है और अगर आप इंश्योर्ड हैं तो उनकी लागत जो आपने लगाई थी उनको कवर करने में आपको अपने बिजनेस में हेल्प मिलती है, जिससे आपका बिजनेस हानि की तरफ नहीं जाता बल्कि कंपैरेटिवली लाभ की तरफ प्रमोट करता है। बात करते हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस की, व्यावसायिक दायित्व बीमा की। इस प्रकार की देयता नीतियों और त्रुटियों और चूक बीमा के रूप में भी जाना जाता है और इसे अक्सर व्यावसायिक सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यवसायों द्वारा खरीदा जाता है। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है। इसको वो लोग परचेज करते हैं जो व्यावसायिक सेवाओं को प्रदान करते हैं और ये आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी और उसको प्रॉफिट की तरफ ले जाने का काम करता है। कर्मकार मुआवजा बीमा, वर्कमैन कंपेंशन इंश्योरेंस, कोई भी व्यवसाय जो मालिक के तत्काल परिवार के बाहर के कर्मचारियों को काम पर रखता है उसे एक श्रमिक की क्षतिपूर्ति नीति खरीदनी चाहिए। ये एक वर्कमैनशिप पॉलिसी होती है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सजेस्ट किया गया है कि ये ज़रूर परचेज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये परचेज करते हैं बीमा पॉलिसीज़ के थ्रू तो आपके कर्मचारी का कवरेज होता है और कंपनी के लिए ये एक साख की बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय जो मालिक के तत्काल परिवार के बाहर के कर्मचारियों को काम पर रखता है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसे ये क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान करने वाली नीति को परचेज बीमा कंपनी से अपने व्यवसाय के प्रोटेक्शन के लिए
एज ए बीमा पॉलिसी परचेज में खरीदना चाहिए, रखना चाहिए। वाणिज्यिक वाहन बीमा, अगर आपके पास कॉमर्शियल वाहन हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हैं या आपकी अपनी गंतव्य के लिए हैं, ऑपरेशनल वर्क फंक्शन के लिए हैं, तो उन सब का भी आपका कवरेज किया जाता है। और पूरी तरीके से अगर दुर्घटना होती है तो देयता के खिलाफ व्यवसायों की भी रक्षा होती है। तो इसमें दोनों तीनों चीज़ें कवरेज होती हैं, आपका ड्राइवर का, आपके गाड़ी और एसेट का, और जो एक और थर्ड पार्टी बीमा भी होता है जनरल इंश्योरेंस में, वो भी इसमें कवर किया जाता है। आग बीमा, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में यदि कंपनी के वाहनों का उपयोग किया जाएगा तो उन वाहनों को पूरी तरह से बीमा किया जाना चाहिए। यदि दुर्घटना होती है तो देयता के खिलाफ व्यवसाय की रक्षा के लिए यह भी होता है। आग बीमा में सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों का ही नहीं, आपका जो कॉमर्शियल एसेट है, जो आपकी इंडस्ट्री अगर वहाँ भी आग लगती है उससे जो जान माल को नुकसान होती है, उस प्रॉपर्टी के फिजिकल का, वहाँ पे रहने वाले लोगों को, उसका भी इंश्योरेंस करके वो जो लागत उस टाइम तय हुई जब बीमा पॉलिसी खरीदी गई, व्यवसाय पे बीमा परचेज किया गया, जो तय होता है उसके अनुसार बीमा कंपनी वो लागत व्यवसाय को देती है, जिससे कि जोखिम कम और लाभ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं चोरी बीमा। ये भी हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है, अगर आपकी कुछ कॉमर्शियल गाड़ियाँ या आपके कुछ एसेट्स हैं वो चोरी होते हैं, तो ऐसे में आप अपने लैपटॉप्स हैं, आपके कंप्यूटर हैं, बहुत सारी ऐसी एसेट्स होते हैं, तो उस चोरी के लिए भी आप अपना बीमा करा सकते हैं, जिससे कि आप सिक्योर रहते हैं और आपके एसेट सिक्योर रहते हैं। छतरी बीमा पॉलिसी, ये एक छाता पॉलिसी होती है, अम्ब्रेला पॉलिछी होती है, अंडर वन पॉलिसी आपको बहुत सारी चीज़ें कवरेज होती हैं। ये अलग अलग छतरी पॉलिसी डिज़ाइन होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, जिसमें किसी छतरी के नीचे, एक छत के नीचे कुछ चीज़ें आती हैं, किसी के नीचे कुछ आती है, किसी के नीचे बहुत कुछ आती हैं। छतरी पॉलिसी के लाभ ये होते हैं कि अगर एक पार्ट पर खर्च क्लेम नहीं आया है तो उसका कन्वर्जन दूसरे पार्ट में हो जाता है और कुल मिला के व्यवसाय को अधिक बेनिफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो छतरी बीमा पॉलिसी के बारे में भी विचार करना हमेशा अच्छा रहता है। अब बात करेंगे कि अपनी बीमा नीतियों और उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को किस तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। क्या आपने नए वाहन या उपकरण खरीदे हैं, पिछले 1 साल में परिसर का विस्तार किया है, एक नए पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं, उप ठेकेदार को काम पे रखा है या किसी भी संपत्ति का निपटान किया है। आप देखें, जब भी बीमा की नीतियां और व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझें, आपको जब बीमा कराना होता है, बीमा हर साल होता है, आपको पूरा का पूरा अपनी दस्तावेज और अपनी प्रोसेसिंग समझानी होती है कि आपने इस बीच क्या क्या किया है। क्या आपने नए वाहन और उपकरण खरीदे हैं, बीमा कंपनी को बताना होता है। पिछले 1 साल में परिसर का क्या विस्तार किया है, अगर विस्तार किया है तो जो फिजिकल आपकी एसेट्स बढ़ा उसको भी ये कवर करता है। क्या नए पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं, उप ठेकेदारों को क्या काम पे रखा है आपने और कुछ मेट अपने साथ लेकर आए हैं, या किसी भी संपत्ति का निपटान किया, या इसमें जो संपत्ति आपके पास थी क्या आपने उसमें से कुछ को एग्जिट किया है। क्या आपने अपनी सभी बीमा पॉलिसियों की समीक्षा की है। आपने क्या एक बार चेक किया है कि जो जो कवरेज आप बीमा पॉलिसी के थ्रू अपने अलग अलग एसेट्स को कवर कर रहे हो व्यवसाय के, क्या आपने उसकी एक बार अच्छे से देख लिया है, चेक कर लिया है और अपनी पॉलिसी के निष्कर्ष और बहिष्करण की जांच भी कर ली है। पॉलिसी का निष्कर्ष मतलब क्या कवर होगा आपके व्यवसाय का संदर्भित बीमा पॉलिसी के अंदर, ये पॉलिसी के निष्कर्ष में आएगा। और बहिष्करण बहुत ध्यान देने वाली, स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहिष्करण की जांच मतलब क्या एक्सक्लूड होगा। आपको लगा कि आपने सब कुछ कवर करा लिया है, लेकिन यहाँ बीमा पॉलिसी के दस्तावेजों की समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। आपको देखना होगा कि आपने पॉलिसी में क्या क्या कवर है और किसका कितना पार्ट कवर है, और उस पार्ट में अगर क्लेम आया तो आपको पुनः कितनी लागत रिकवर होकर मिलेगी। दूसरे, क्या क्या एक्सक्लूडेड है,
क्या क्या ऐसा है कि जो कवर नहीं किया जाएगा बीमा पॉलिसियों के द्वारा, क्योंकि वो बहिष्करण जो होगा वो इसका मतलब आपका अपना जोखिम है, वो बीमा पॉलिसी या बीमा कंपनी उसका भरपूरण नहीं कर पाएगी। यदि आप अपनी नीतियों के किसी भी पहलू को नहीं समझते तो यह समय आपके बीमाकर्ता या ब्रोकर से संपर्क करने का है। आप खुद से चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, बेहतर होता है हर बार किसी एक्सपर्ट बीमा ब्रोकर से बात करके चीज़ों को एक बार समझ ले, ताकि जोखिम आपको अच्छे से याद रहे और ये भी याद रहे कि आपका कौन कौन से व्यवसाय का पार्ट किन लागतों में कवर है। और बात करते हैं कि आपकी व्यावसायिक सूची और मूल्य अद्यतन अप टू डेट और वर्तमान लागत को दर्शाते हैं। आपका जो कॉमर्शियल इंडक्शन है, आप देख रहे हैं क्या वो अप टू डेट है? आपने एक बार जो रेट डिसाइड किया था आपके किसी फैक्ट्री के किसी सामान का, किसी मशीन का 2011 में 20 लाख रुपया, क्या वही चलता आ रहा है? क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ी है, मूल्य बढ़ा है या घटा है? हो सकता है 11 लाख से अब उसकी वैल्यू 3 ही लाख रुपया रह गई हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ भी गई हो। तो ये आपको अपडेशन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा जो आपकी वर्तमान लागत को दर्शाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बीमा पॉलिसी में अपने कवरेज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपने अपने व्यवसाय के लिए जोखिमों का आकलन किया है? उदाहरण के लिए, क्या आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हैं? हाँ, ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि क्या हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ बाढ़ बहुत होते हैं, क्या हम समुद्र के किनारे रहते हैं, क्या हमारे एरिया में बाढ़ बहुत आती है। तो हमें ये आकलन करना पड़ता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। साइबर जोखिम के बारे में क्या आप साइबर जोखिम के शिकार होने के ज़्यादा चांसेस हैं? वो भी हमें देखना पड़ेगा कि मेरे शिकार होने का मतलब ये नहीं होता कि पर्टिकुलर किसी शिकारी का आपके ऊपर शिकंजा है, बल्कि ये होता है कि आपके व्यवसाय का प्रकार कैसा है। क्या आपके व्यवसाय में साइबर जोखिम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? हमें ये ध्यान देना होगा। और आपके व्यापार पर गोपनीयता कानूनों का प्रभाव, जो गोपनीय कानून होते हैं आपके व्यापार पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हमको ध्यान देना होगा। यदि आपका व्यवसाय अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए, यानी कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस जो अचानक से आ जाती हैं, उनके कारण व्यापार नहीं कर सका, तो आपके व्यवसाय में जो हानि हुई, कर्मचारियों की, आपूर्तिकर्ताओं की, आपके ग्राहकों का क्या होगा? क्या आपके पास ऐसे व्यावसायिक रुकावट कवर है? अगर इनकम नहीं हुई, बंद हो गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसे में आपके एम्प्लॉय, ऐसे में वो आपके आपूर्तिकर्ता जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे थे और आपका प्रोडक्शन होने के बाद आपसे पैसा ले रहे थे, अगर ये लंबे टाइम तक होता है तो क्या होगा? आपके ग्राहकों का क्या होगा? उन सब का जो नुकसान होगा, क्या उसका कवरेज के बारे में भी आपने इन बीमा पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन किया है और जाना है? आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने किन किन बिंदुओं पर बात की है हमारे व्यवसाय बीमा पर। व्यवसाय बीमा क्यों ज़रूरी है, व्यवसाय बीमा किस प्रकार से होता है, हमें किन किन पहलुओं पर बात करनी चाहिए व्यवसाय बीमा के अंदर, हम देखते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक मुख्य बिंदु है वित्तीय जोखिम। व्यवसाय चलाना एक चुनौती है और इसमें अक्सर अपने श्रम के वित्त को जोखिम में डालना शामिल होता है। बिजनेस होता ही जोखिम है, रिस्क है, और आपके व्यवसाय में देखना होता है कि ये आपका व्यवसाय किस टाइप का है, तो इसका जोखिम कितना गुना ज़्यादा है। लेकिन उस जोखिम को हम मैक्सिमम जोखिम जो इसमें है उसको कवर कराएं बीमा पॉलिसी के अंदर, तो हमारा कवरेज क्लेम और हमारी हानि कम होगी, हम प्रॉफिट की तरफ होंगे। व्यापार जोखिम, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने कर्मचारी और जनता का कोई भी सदस्य जिसके साथ आप अपने व्यवसाय से बातचीत करते हैं, वे आपके व्यवसाय के सामी के रूप में आपके सामने आने वाले जोखिम से सुरक्षित है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके साथ जो लोग भी काम करते हैं और आप और आपके कर्मचारी या जनता को कोई भी सदस्य जो आपके साथ आपके व्यवसाय में लगा हुआ है, उस व्यवसाय में उस पे किस तरीके का जोखिम आता है और वो जोखिम से वो कितना सुरक्षित है और कितना नहीं। व्यापार बीमा उपकरण और मशीनरी की रक्षा कर सकते हैं जो कि व्यापार से बने
रहने में मदद करती है। मशीनरी हैं, कंप्यूटर हैं, आपकी इन्वेंट्रीज़ हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सब की आप सिक्योरिटी इसमें कर सकते हैं। वित्तीय सहायता, यदि आपका व्यवसाय किसी अप्रत्याशित कारणों से नहीं चला, जैसे आग या प्राकृतिक आपदा के बाद संचालित करने में असमर्थ है, तो वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। ये एक इसमें अच्छी चीज़ है। और आपने जाना बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बीमा पॉलिसी हो जाने से, व्यापार का बीमा हो जाने से आपका ढेर सारा जोखिम कम हो जाता है और आपका बिजनेस प्रॉफिट की तरफ चलता है। और साथ के साथ आपने जितना रिस्क बटोर कर चले थे, उन रिस्क की भरपाई आपका बीमा पॉलिसी यानी कि व्यवसाय बीमा कर देता है। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। आपको जानकारी रखनी होगी कि आपका क्या क्या पार्ट कवर हुआ, कौन कौन सा पार्ट अधिक महत्वपूर्ण था, अधिक जोखिम भरा था, जिसका कवरेज जरूरी था, जिसका कवरेज यानी कि जिसकी लेनदारी, जिसका दावा बीमा से बतौर पैसे भरपाई जो होती है, तो आपके लिए आगे का बिजनेस चलाने में भी लाभदायी हो सकता है। जैसे आपके कर्मचारी की चोट, आपकी फिजिकल जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो भी डाउनफॉल आए, जो डैमेज हुआ, वो आपकी एक अम्ब्रेला पॉलिसी ले जाने से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। आपके एसेट्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं, आपका कॉमर्शियल चीज़ें हैं। और अगर आजीविका नहीं आती है तो वित्तीय सहायता भी, चूँकि जो आपने एक इनकम या प्रॉफिट रेशियो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, अपने व्यवसाय से आपने बीमा पॉलिसी के समय तय किया था, अगर वो किसी कारणों से नहीं आते तो वो भी आपको कवरेज मिलता है। तो ध्यान देने लायक बीमा व्यवसाय के अंदर क्या है, अपने दस्तावेजों को, अपनी निष्कर्ष को, पॉलिसी में क्या कवर किया और क्या एक्सक्लूड किया, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बेहतरी से निरीक्षण करके, समीक्षा करके बीमा खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस में आपको हानि नहीं बल्कि बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल शर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने मेटल एंड अलॉय इंडस्ट्री के बारे में। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में या फिर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मेटल एंड अलॉय इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को जोड़ता है एक मेटल अलॉय इंडस्ट्री से। आज हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, आज जानेंगे हम इसके मार्केट पोटेंशियल के बारे में और देखेंगे किस तरीके से मार्केट में हमारा एक अच्छा बिजनेस बन के बाहर आता है। अगर बात करें सबसे पहले बिजनेस की, तो वो है हमारा ऑटो कंट्रोल केबल्स। अब ऑटो कंट्रोल केबल्स, अगर आप सबने अगर टू व्हीलर या फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर चलाया होगा तो आपने देखा होगा जब भी आप एक क्लच होता है उसको जब आप क्लच को प्रेस करते हैं तो वो क्लच किस तरीके से इंजन को एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है। वो कहीं ना कहीं जो काम होता है वो एक केबल के थ्रू जो पावर ट्रांसमिट करना होता है वो सारा करते हैं इस केबल के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ऑटो कंट्रोल केबल्स। अब ये ऑटो कंट्रोल केबल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्टिफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक इनमें जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वायर्स जो होते हैं इनमें स्टील वायर्स होते हैं और बहुत ही मजबूत वायर्स होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो हैंड मूवमेंट से हम जो उसको ब्रेक दबा रहे हैं या फिर हम जो क्लच दबा रहे हैं या फिर हम पैर से जो क्लच दबाते हैं वो पूरा पावर जो है वो ट्रांसमिट होता है इन वायर्स के थ्रू और जाता है हमारे इंजन में, जो कि हमारे व्हील्स को एक एंगेज और डिसएंगेज करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। और ये पूरा एक्शन जो होता है वो हमारा ट्रांसमिट होता है इन केबल्स की वजह से। तो ये जो केबल्स है ये बहुत अहम हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री का। अगर बात करें इसके, तो जो हमारे पार्ट्स टू व्हीलर या फिर फोर थ्री व्हीलर्स हैं उसका ये बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा बनते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और उस पूरे मूवमेंट को ये बहुत ही स्टेबल बनाते हैं और इनके बिना हमें जो गाड़ी चलाना होगा वो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ही, अगर बात करें इनके जो लिंक मोशंस होते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते रहते हैं। अगर एक दूसरे जो हम यहाँ की पावर कर रहे हैं दूसरी जगह पावर जाने में इसको पूरा ये ट्रांसमिट करते हैं। इसके साथ बात करें, अगर हमें कभी गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, एक्सेलरेट करना होता है, डी एक्सेलरेट करना होता है, तो ये जो पावर जाती है वो इनके थ्रू ट्रांसमिट होती है और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा जो ऑटोमोबाइल का फंक्शन होता है वो काम करता है। अगर इनकी बात करें कि आप अगर इसका बिजनेस क्रिएट करेंगे तो आप इसको, या तो जब आप बात करते हैं नए मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप इनको, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी घिस भी जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका डिसएंगेज और एंगेज वाला जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई लोकल अगर मटेरियल लगाया या फिर हम इसकी एक लाइफ होती है, वो लाइफ अगर ख़त्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्लच होता है वो काम करना बंद कर देता है, और या फिर वो अपना जो एबिलिटी होती है काम करने की वो फुल पोटेंशियल पे नहीं करता। उस वजह से उसकी डिमांड होती है कि इसको रिप्लेस करा जाए, और रिप्लेस करने के लिए वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप एक नए केबल्स के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं और ईजिली आप एक बिजनेस को पूरा रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनके मार्केट की बात करें, अगर जो हमारा ऑटोमोबाइल का केबल है उसके मार्केट की अगर बात करें तो 2022 में तकरीबन जो ये इसकी मार्केट देखी गई थी वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। इसके साथ ही जब हमने इसकी डिमांड को एक फोरकास्ट करा, हमने 2029 तक का फोरकास्ट देखा, तो इसकी जो डिमांड है, इसका जो मार्केट है वो हमारे 3.4 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर रही है। क्योंकि ये CAGR जो है, जो कि हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो तकरीबन 4.6% रेट से बढ़ रहा है इस 2022 से 2029 के सेशन में। तो ये जो फोरकास्टेड हमारा जो प्रेडिक्शन है वो देखा गया है कि इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बूम पे जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो हमारी बेसिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो क्लच के काम करने का या फिर जो पावर ट्रांसमिट करने का, एक एक्शन को दूसरे एक्शन तक लाने का, वो कहीं ना कहीं हमारे क्लच प्लेट से या फिर हम बात करें इन ऑटोमोबाइल केबल से वो पूरा फुलफिल होता है। तो बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है, और इसके लिए हर कोई जो है वो इतना सोच नहीं पाता, हर कोई जो है वो इस इंडस्ट्री में नहीं जा पाता। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बिजनेस जो है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब हम बात करें अगर दूसरे हमारे आइडिया के ऊपर, तो वो है हमारा ऑटोमोबाइल साइलेंसर। जी हाँ, वही साइलेंसर जो कि आजकल एक फैंसी आइटम बन चुका है। हमारे जो यंग जनरेशन है उसको कहीं न कहीं एक अच्छा-सा, अगर हम बात करें कि एक जो हमारी गाड़ी हो रही है उसकी जो एक नॉइज़ होती है, वो बहुत लोगों के लिए एक तरीके से मेलोडी होती है। क्योंकि उनको क्या चाहते हैं कि वो जो आपने देखा स्पोर्ट्स बाइक होती हैं या फिर जो नॉर्मल बाइक्स आ रही हैं या जो अभी मॉडिफाइड बाइक हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं साइलेंसर का बहुत अहम रोल होता है। अर्लियर में क्या होता था कि साइलेंसर को लोग यूज़ करते थे जस्ट फॉर एक पार्ट है, मशीन है, एक हमारी बाइक है, उसका जो नॉइज़ है, उसके जो वाइब्रेशंस है इंजन के, उसको पूरा, और जो वहाँ से एग्जॉस्ट निकल के आ रहा है, उसको वो ट्रांसमिट करने के लिए और बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने के लिए बस वो काम था। लेकिन जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का, बाइक का शौकीन हुए लोग, तो कहीं न कहीं एक नॉइज़ जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आया, और उस वजह से साइलेंसर की मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। और बहुत से यंगस्टर और बहुत से लोगों ने इसको, साइलेंसर को एक नया एक स्कोप दिया है, और इसकी जो इंडस्ट्री बूम होके आई है, ये डेफिनेटली आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि आप भी कुछ नए तरीके से जो साइलेंसर है उसको या तो मॉडिफाई करने का आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप नए जो साइलेंसर बन रहे हैं, नए जो साइलेंसर मार्केट्स में आ रहे हैं, उसको आप इजीली सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें तो जो बाइक लवर्स हैं उनकी मार्केट नीश मार्केट है, और वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एक कम्युनिटी के अंदर, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा उसकी बढ़ोतरी होने वाली है। और अगर साइलेंसर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जो एक प्रिफर्ड साइलेंसर, या फिर हम बात करें एक जो डुअल सिलेंडर होता है, या फिर हम बात करें सिंगल साइलेंसर भी होता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं और अपने लिए एक एसेट बना के चलते हैं कि हाँ, हमारे अगर बाइक है, हमारी अगर कार है, तो उसकी नॉइज़ जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो मॉडिफिकेशन के लिए कई ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं, कई ऐसे मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं, और वो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं वो डिमांड, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छा बिज़नेस कर पाएँगे। अगर इसके हम मार्केट के अगर हम देखें इसका सिनेरियो, तो देखा गया है कि जो इसकी मार्केट है वो 2027 तक 138.24 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो कि अर्लियर हमारी, अगर आप देखें 2020 में, तो सिर्फ ये 90.73 बिलियन डॉलर की थी। वहीं अगर हमने इसको 7 साल का अगर एस्टिमेशन लेके चलें तो 138.24 के रेट से ये इतना जो डॉलर है वो इतना बढ़ चुका है। क्योंकि इसका जो अगर CAGR देखें अगर हम इसका, तो 6.2% रेट से ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और हर साल ये इतने रेट से बढ़ रहा है। और डेफिनेटली जिस तरीके से लोग नए-नए शौक लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली साइलेंसर का भी एक बहुत अच्छी मार्केट ग्रो हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे इंडस्ट्री की, जो कि है हमारा गन मेटल बुशेस। अब गन मेटल बुशेस जो है, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत से लोगों को विजिबल नहीं होगी आमतौर पे। इसके लिए अगर आप बात करें तो एक लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, या बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है मेटल्स एंड अलॉयज़ में, तब आज जाके आप इसकी बिज़नेस को एक देख पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये एक ऐसे पार्ट हैं जो कि बहुत ही इंटीग्रल हैं हमारे, ये चाहे ऑटोमोबाइल हो गया, चाहे मशीनरी हो गई, या फिर मेटल एंड अलॉय से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये कुछ हमें ऐसे विजिबल नहीं होते डायरेक्टली। और या फिर हम बात करें कि अगर इसको लोग ये देखें कि अच्छा, इसमें बहुत अच्छा गन मेटल बुश लगे हुए हैं,
या बहुत से लोगों को नहीं पता होता गन मेटल बुश क्या होता है। तो डेफिनेटली अगर उसकी भी आप इसकी मार्केट स्टडी करें और इसको अच्छे से देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जो गन मेटल बुशेस होते हैं, ये क्या करती हैं, एक तरीके से जो आपका एक तरीके से कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, तो उसको कहीं न कहीं एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जिस पे वो रोटेट करे, और वो प्लेटफ़ॉर्म जो होना चाहिए वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, जहाँ पर वो टिक सके, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गन मेटल बुशेस का। ये एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट जो हमारे रोटेटिंग पार्ट होते हैं, और चूँकि इनका काम है कि इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट रोटेट करेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होना चाहिए, खुरदरापन बहुत कम होना चाहिए, इसलिए इसको सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है। अक्सर इसके जो अलॉयज़ के रूप में इसको यूज़ करा जाता है, जो अलॉयज़ होते हैं वो ज़िंक, टिन और कॉपर के अलॉयज़ जो होते हैं उसका यूज़ करा जाता है। और जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत ही डेलिकेटेड पार्ट्स होते हैं और अहम हिस्सा होता है हमारी गाड़ी का, जैसे वॉल्व्स हो गया, गियर्स हो गया, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पर हम कहीं न कहीं इनको यूज़ करते हैं गन मेटल बुशेस को। और इनकी जो डिमांड है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, जिस तरीके से हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं गन मेटल बुशेस जो काफ़ी लाइट वेट भी होते हैं और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस भी होता है। डेफ़िनेटली इस बिज़नेस में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो इसको एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस को और एक अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं। इसकी अगर मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो 2028 में इसका जो मार्केट वैल्यू करा गया है, वो तकरीबन हमारा $199.37 मिलियन के अराउंड है। इसके बाद अगर हम इसका सीएजीआर देखें, वो 4.55% रेट से बढ़ रहा है इस दौरान, जो 2021 से 2028 तक में। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको आप लोग नहीं देख पाते, लेकिन वो अगर आपने देखा और किस तरीके से आप उसमें एक नया लेके आ रहे हैं कोई मटेरियल, या फिर नई तरीके से आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर आप उसको असेंबल करके किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा बिज़नेस उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ हम देखें, अगर हमारा जो एक और इंडस्ट्री है वो है हमारी ऑटोमोबाइल पिस्टन की। अब डेफ़िनेटली हमारा आईसी इंजन जो है वो अहम हिस्सा है अभी भी। बहुत सारी गाड़ियों का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और उसमें कहीं न कहीं हमारा जो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है और एक बहुत हार्ट होता है एक तरीके से इंजन का, वो होता है हमारा ऑटोमोबाइल पिस्टन। अब पिस्टन की अगर बात करें तो काफ़ी लाइट इन वेट होते हैं, जनरली एल्यूमीनियम के बने होते हैं, और या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट अगर स्पोर्ट्स कार की बात करें तो उनके जो होते हैं वो काफ़ी हीट रेजिस्टेंस वाले मटेरियल के बने होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे उसकी जो शेप होती है, जो बहुत डाई होती है इसकी, बहुत ही एक प्रिसाइज़ होती है, और जो इसके आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो गैप्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज़ होते हैं। एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस के अराउंड ही उनको बनाया जाता है। उस टॉलरेंस या उस लिमिट से ज़्यादा उनको डायमेंशन जो है वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके जो इंजन का काम है उसको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी वर्किंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। इस वजह से इसको अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग साइट खोल रहे हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट मशीन्स हैं, चाहे सीएनसी मशीन है, मशीन्स हैं, या फिर कास्टिंग कर रहे हैं आप, जो पिस्टन की कास्टिंग कर रहे हैं, तो ये इन सारे यूनिट्स पे क्या है कि आप अगर एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के आप एक स्किल्ड वर्कर्स हो, क्योंकि यहाँ पर स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है। स्किल वर्कर के साथ आप इसकी कास्टिंग कर सकते हैं, आप इसकी मशीनिंग कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप अगर पूरा हर एक पार्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ उसका एक सेक्शन ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ कास्टिंग करते हैं एल्यूमीनियम, या फिर हमारा जो पिस्टन होता है, आप उसको यूनिट को खोल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आफ्टर प्रोसेस करते हैं कास्टिंग का, उसको फिनिशिंग देते हैं, उसको शाइनिंग देते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट उसके लुब्रिकेंट करते हैं, उसको अंदर जो हमारे जो बेयरिंग्स लगते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको असेंबल करके, और तब जाके हमारा फाइनल असेंबल होके ये पिस्टन बनता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मोड पे अपने स्केल के हिसाब से आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से आप जो मार्केट है इसकी, इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो ऑटोमोबाइल पिस्टन होता है वो पूरा एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आपको एक बिज़नेस क्रिएट करने की, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी अगर वर्किंग की बात करें, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो थर्मल एनर्जी हमारी जो फ्यूल से आ रही है, जो ऊपर हमारा स्पार्क प्लग से जो पावर जनरेट होती है, जो एक्सपेंशन होता है, उसको ये ट्रांसमिट करती है नीचे हमारे क्रैंकशाफ्ट पे, जो कि हमारा पूरा उसको एक व्हील से, या फिर हम बात करें वहाँ से पावर ट्रांसमिट होती है और हमारे व्हील्स तक जाती है। तो जो मेन पावर इंजन में बन रही है, और हमारा जो पहिया जो घूमना होता है, उसका जो गैप होता है, उसका जो पावर ट्रांसमिट करना होता है, वो कहीं न कहीं इसके थ्रू होता है। इसके थ्रू होके फिर क्रैंक में जाता है, और फिर हमारा जो पावर है पूरी जनरेट होती है। तो बहुत अहम हिस्सा है और बहुत ही डेलिकेट तरीके से इसको बनाया जाता है, प्रिसाइज़ तरीके से बनाया जाता है, और इसकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत अच्छे से, और आप अगर स्किल्ड वर्कर के साथ करते हैं, तो डेफ़िनेटली देयर इज़ नो लुकिंग बिहाइंड, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छा मार्केट ग्रो कर सकते हैं, और इससे प्रॉफ़िट मार्जिन भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसके अगर हम मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2022 में जो इसकी मार्केट रीच हुई थी वो तकरीबन 4.2 बिलियन यूएस डॉलर थी,
और इसके साथ ही अगर 2028 तक देखें तो तकरीबन ये $5 बिलियन बिजनेस क्रॉस कर चुकी जाएगी। और इसके अगर CAGR की बात करें तो 2.8% रेट से बढ़ रहा है। और अगर डेफिनेटली इस बिलियन के अराउंड हम अब बात करें CAGR 2.8 बढ़ना, यानी कि बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रही है। और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोप और बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारे मेटल अलॉयज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। और आप इसमें डेफिनेटली अच्छे से मार्केट स्टडी करेंगे, इसमें मार्केट रिसर्च करेंगे, तो आप भी अपने लिए एक इसमें से बिज़नेस क्रिएट कर पाएंगे जो कि लोगों की हेल्प करेगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन के आएगा। थैंक यू।